स्टूडेंट्स, कल हम लोग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे थे और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रोसीजर भी देख रहे थे। आज भी हम लोग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर इस पर थोड़े प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं, तब फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जो आप लिखते हैं उसको इस तरीके से लिखते हैं Ax इज इक्वल टू बी, जहां A आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x कैपिटल X मैट्रिक्स ऑफ अननोन है और B कांस्टेंट मैट्रिक्स है। आपको यह भी समझाया और बताया गया था कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में B के प्लेसेस पर जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं दैट शुड नॉट बी जीरो। तो B की जगह पे आने वाले कांस्टेंट्स में एक दो कांस्टेंट जीरो हो सकते हैं, लेकिन सब के सब जीरो नहीं हो सकते हैं। अब इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपने कहा था सबसे पहले हम लोग एजमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, और एजमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है वो आप जानते हैं। एजमेंटेड मैट्रिक्स एजमेंटेड मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, मैट्रिक्स ए जो लिखा गया वो और उसके साथ मैट्रिक्स बी को ज्वाइन करा देते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को, बी जो कि आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है, उन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो जो नई मैट्रिक्स बनती है उसे हम एजमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं, और उस एजमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम A/B इस तरीके से, या इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं C इक्वल्स A/B, इस तरीके से भी डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया आपका। अब अगर आपको एजमेंटेड मैट्रिक्स याद आ गया है तो एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद आपसे कहा जाता था फाइंड रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स। सॉल्यूशन फाइंड आउट प्रोसीजर जो आपको बताया गया था, क्या गया सिस्टम देखना होगा कि दिया गया जो प्रॉब्लम आपको दिया गया, जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस दिए गए, मतलब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी तय करने के लिए आपको रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना होता है और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना होता है। अब जब आप रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी, कि हो सकता है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल ना आए। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आ सकते हैं, या तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप कहेंगे देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और यहां पर आप कहेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो एक कहा गया कंसिस्टेंट, दूसरा कहा गया इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब हुआ कि जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल होंगे, और इनकंसिस्टेंट तब हुआ जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। और जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो जो सॉल्यूशन होगा आप साफ साफ कह सकेंगे कि इन दिस केस सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो गया। लेकिन इस कंडीशन में जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो ये तो होगा सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इस कंडीशन में आप कहेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब आइए, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कंसिस्टेंट होगा, तो उस कंडीशन में आपने कहा था कि यदि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स
अगर ये मान लीजिए जो आ रहा है वह आर है, हो सकता है या नंबर ऑफ अननोन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ अननोन, क्लियर, एंड और स्टैंड्स फॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, चूंकि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल होने पे हम लोगों ने मान लिया कि वह आर आ रहा है, हो सकता है ये एन मतलब नंबर ऑफ अननोन से कम आ रहा हो। कौन सा? रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ एजमेंटेड, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का जो रैंक आ रहा है इक्वल तो है बट नंबर ऑफ अननोन से कम है। तो दो पॉसिबिलिटी आपके सामने दिखाई गई, पहली पॉसिबिलिटी ए कहा गया, दूसरी पॉसिबिलिटी बी कहा गया। अब कहा अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट में रैंक और नंबर ऑफ अननोन दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन आपको मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये आपको समझाया भी गया था। दूसरा ये कहा गया कि हो सकता है कि रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम हो, तो उस कंडीशन में आपसे कहा गया था देन इन दिस केस देयर विल बी इनफाइनाइट numbers of solutions, infinite number of solutions, या आप कह सकते हैं कि in this situation there will exist many solutions, it's okay। अब ये तो आपका रिवीजन था कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जहां ये आपने कहा कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो b के सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, उसमें से एक दो एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन समझने के बाद आपने कहा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, का उसके लिए सबसे पहले आपको एजमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा। एजमेंटेड मैट्रिक्स आपने बना लिया तो उस कंडीशन में ये देखना होगा कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंसी के लिए कहा गया या इनकंसिस्टेंसी जानने के लिए सबसे पहले रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। अगर रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल आएंगे तो उस कंडीशन में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। And if rank of coefficient matrix and rank of augmented matrix are not equal, then in that situation given system of equations is inconsistent and solution of the given problem does not exist. Now if the system is consistent, then we say that solution will exist, then which type of solution will be there? Problem with this, then in this situation we see that rank and number of unknown is equal or rank of the number of unknown is not equal. If rank and number of unknown are equal, then in that situation we say that the given system of equations has a unique solution. But if rank is less than from the number of unknown, then in that situation we say that there will be many solution of the given system of equations. In other words, we say that there will be infinite number of solutions. अब जरा से इन पर बेस हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं, फिर से डिस्कशन करते हैं। टेस्ट द consistency of the following system of non-homogeneous linear equations. If yes, find solutions. Question number 1 is x plus 2y plus z is equal to 2, 3x plus y minus 2z is equal to 1,
थर्ड इक्वेशन इज 4x minus 3y minus z is equal to 3, and fourth equation is 2x plus 4y plus 2z is equal to 4. देखिए फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 2y plus z equals to, second equation is 3x plus y minus 2z is equals 1, third equation is 4x minus 3y minus z equals 3, and last equation is 2x plus 4y plus 2z is equal to 4. Take up another problem, question number 2. X plus y plus z is equal to 6. X plus 2y plus 3z is equal to 14. And third equation is x plus 4y plus 7z is equal to 30. We have taken up two problems, and problem is test the consistency of the following system of non-homogeneous linear equations. And another problem in this problem is, if yes means if the given system of equation is consistent, then find the solution of the given system of equations. पहला पार्ट आपसे जो पूछा जा रहा है कि क्या दिया गया सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। दूसरा उसमें कहा जा रहा है यदि हाँ ये कंसिस्टेंट है, अगर आपको आंसर मिलता है देन फाइंड सॉल्यूशन, और अगर आपको मिला कि इनकंसिस्टेंट है तो आपको मालूम है कि इनकंसिस्टेंट होने की दशा में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी आपको पता है। तो पहले तो हमको यही चेक करना कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने के लिए पहली शर्त है कंसिस्टेंट होने के लिए कि हम रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स निकालें। तो उसके लिए सबसे पहले हम तो जो प्रॉब्लम दिया है उस पर आते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब पहला प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं का हियर समझने के लिए लिख रहे हैं ए इक्वल्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके सामने लिख रहे हैं, मतलब जो वेरिएबल के कोफिशिएंट है उसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखें पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है और z का कोफिशिएंट 1 है। दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट +1 है और z का कोफिशिएंट -2 है, इसलिए यहाँ पर हम विथ साइन लिखेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट -3 और z का कोफिशिएंट -1। चौथे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 4 और z का कोफिशिएंट 2 है। ये आपका हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ऑफ अननोन अगर देखना चाहते हैं तो x कैपिटल X से डिनोट करते हैं। अननोन्स हैं कौन कौन इस इक्वेशन में, 3 वेरिएबल्स या अननोन्स के रूप में आ रहे हैं। फर्स्ट इज x, सेकंड इज y एंड थर्ड इज z। तो इसको एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में डिनोट कर दिया। कांस्टेंट मैट्रिक्स से ये देखा जाए, इसको देखते हैं तो यहाँ कांस्टेंट 2 आपको मिला हुआ है इक्वल्स के बाद, यहाँ इक्वल्स के बाद 1 मिला हुआ है, यहाँ आपके पास 3 है और लास्ट आपके पास 4 है। यह हो गया आपका ax = b। अब आप एजमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे तो नाउ एजमेंटेड मैट्रिक्स, एजमेंटेड मैट्रिक्स, एजमेंटेड मैट्रिक्स आप कैसे लिखते हैं वो आपको मालूम है। आप कहते हैं a = b, मतलब a को मैट्रिक्स a को b के साथ एजमेंट करेंगे। तो a आपको जो दिया गया है वह है 1 2 1, 3 1 -2, 4 -3 -1, 2 4 2। ये तो हो गया आपका a। इसके साथ b को एजमेंट करना है, मतलब ऐड करना है, मैट्रिक्स b को इसमें इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर देते हैं। वह 2 1 3 4 ऐड कर लिया गया। ये हो गया आपका एजमेंटेड मैट्रिक्स। अब इकहान फॉर्म लगा करके इस मैट्रिक्स का, इस पूरे मैट्रिक्स का हम रैंक निकालेंगे।
और एक हान फॉर्म में आपको बताया गया था कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करते स्टार्टिंग कहां से करते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो एंट्री से स्टार्ट हो। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट पहले से नॉन जीरो, और अच्छी बात यह है कि यह 1 है। अब हम चाहेंगे कि सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, थर्ड रो का भी फर्स्ट एलिमेंट 0, फोर्थ रो का भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है। मतलब फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स 0 हो। और इसके लिए आपने कहा था हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। तो यहां आपने कहा R2 goes to R2 दैट इज 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे का R2 माइनस 3 R1। फिर कहा आपने R3 goes to R3 में पहला एलिमेंट 4 है, तो कहा R3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हेल्प किसका लेंगे, R1 का। फिर R4 कहा गया, R4 का पहला एलिमेंट 2 है, 2 को 0 बनाने के लिए 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और हेल्प किसका लेंगे, R1 का। अब जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स को देखा जाए। ये लिख दिया 1 2 1 इज टू 2। फर्स्ट रो में कुछ हम लोग कर ही नहीं रहे। 3 माइनस 3 करेंगे 0 का। 3 माइनस 3 क्यों बोला है कि फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर जब यहाँ 6 आएगा तो 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका -5। यहाँ देखिएगा 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और -2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 -3 कुल मिला के हो जाएगा -5 इज टू 1 माइनस ऐसे यहाँ हो जाएगा 6, तो 1 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -5। फिर आ गया आपका R4 माइनस 4 R1, 4 माइनस 4 0 हो गया, -3 -8। तो -8 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 से, तो -3 हो गया, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और -3 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 और -8 -11 हो जाएगा। ऐसे ही -1 और -4 यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -5। सर हाँ, यस राइट। नेक्स्ट इज 2 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 0 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो गया, इट्स ओके। 2 माइनस 2 0 हो गया इज 2, 4 माइनस 4 ये 0 हो गया आपका। या अब देखेंगे हमें तो 0 को लीड कराना है। हाँ, ये नो डाउट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 आया है, थर्ड रो का भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है, लेकिन अगर सेकेंड रो में 1 0 होगा तो थर्ड रो में कम से कम कंटिन्यूअसली 2 0 हो, और फोर्थ रो में तो 0 लीड कर चुका है। तो अब हमको इस 0 को लीड कराना है, तो एक काम करते हैं, इसको कहते हैं ये R2 goes to -1/5 इंटू R2। क्या किया हम लोगों ने, इस सेकेंड रो में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यह 1 बन जाए, और यह 1 बन जाएगा तो इसकी हेल्प से इसके आगे हम 0 को लीड करा सकेंगे। तो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू, अब जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाए, 1 2 1 इज टू 2, इतना आ गया। 0 -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिमेनिंग इज 0 -11 -5 इज टू -5। फिर आ जाएगा आपका 0 0 0 इज टू 0, इतना आ गया आपके सामने।
अब चाहते हैं आपकी थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट भी जीरो या जीरो लीड करे, तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि R3 गोज टू R3 प्लस 11 इंटू R2, मतलब सेकंड रो में 11 से मल्टीप्लाई करते हुए इसे थर्ड रो के साथ हम लोगों ने ऐड कर दिया। ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा हो गया 1 2 1 इज टू 2, 0 1 1 इज टू 1 एंड 0 -11 प्लस 11 0 हो जाएगा, -5 प्लस 11 -5 प्लस 11 6 आ जाएगा, -5 प्लस 11 6 आ गया और ये हो गया 0 0 0 इज टू 0, इतना। अब देखेंगे यहां पर 0 आपका लीड कर रहा है, सेकंड रो में एक 0 दिख रहा है, थर्ड रो में कंटिन्यूअसली 2 0 दिख रहे हैं, फोर्थ रो में कंटिन्यूअसली 4 0 दिख रहा है, इसका 0 लीड कर रहा है। अगर 0 लीड कर रहा है तो अब हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बताने की पोजीशन में हैं, तो यहाँ कह सकते हैं कि सिंस रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, डॉटेड लाइन के लेफ्ट में देखेंगे तो यही आपकी मैट्रिक्स ए है, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए की रैंक जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इसमें दिखेंगे, तो पहला रो नॉन जीरो, दूसरे रो में भी नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है, तीसरे रो में भी नॉन जीरो एलिमेंट दिख रहा है, लेकिन चौथा रो पूरी तरह जीरो है, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 3। अब हम रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स भी आइडेंटिफाई करने के लिए अब आप इन टोटलिटी देखेंगे। पहले डॉटेड लाइन के लेफ्ट में देख रहे थे तो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आप कह रहे थे, अब इन टोटलिटी देखेंगे, डॉटेड लाइन समझ लीजिए ओमिटेड है, तो पूरे को देखेंगे तो रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स वही होगा जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे। तो पहला रो पूरी तरह नॉन जीरो है, दूसरे रो में एक जीरो तो जरूर है लेकिन ये पूरी तरह जीरो नहीं है, इसका मतलब दूसरा रो भी नॉन जीरो है। तीसरे रो में 2 जीरो जरूर आए हैं लेकिन यहाँ 6 6 है, इसका मतलब पूरी तरह जीरो नहीं है, लेकिन चौथा रो पूरी तरह जीरो है। तो कितने रोज नॉन जीरोज हैं, तो पता चला कि 1 2 3, 3 रो ऐसे हैं जो पूरी तरह जीरो नहीं है, तो वह रैंक ऑफ द एजमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएंगे, ये हो गया 3। तो अब आप कह सकते हैं सिंस रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज 3, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इज 3, इसका तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो कह सकते हैं देयरफॉर सिस्टम इज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होता है तो कहते हैं द हेंस solution will exist। तो आपसे पहली चीज तो यही कहा गया था कि टेस्ट द कंसिस्टेंसी, इसके अंदर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपने लिया, आंसर मिल गया कि सिंस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स बोथ आर इक्वल एंड देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया तो क्या गया, हेंस फाइंड द सॉल्यूशन, तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो गया देन फाइंड सॉल्यूशन। अब टू फाइंड सॉल्यूशन कहा, यहां से टू फाइंड सॉल्यूशन वी राइट, क्या लिखते हैं आप, ax इज इक्वल टू b। ax इज इक्वल टू a जो मॉडरेटेड आपको सॉल्व करते हुए मिला है ये है, यह ये लिखना है, ना कि यह ये लिख दीजिएगा, इस ए को नहीं लिखना है। मॉडरेटेड कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक निकालते समय जो मिला है उसी को हमें लिखना है, तो है क्या 1 2 1, ये हो गया 0 1 1 0 0 6 0 0 6 and here 0 0 0, x matrix of unknowns that is x y z is equal to b, b is moderated b, न तो आप ये लिखने लगे, इसको आपको नहीं लिखना है, जो मॉडरेटेड b मिला हुआ है तो उसको लिखेंगे, तो कॉपी ये हो गया 2 1 6 0, इतना। अब ये आपको मिल गया तो इसको हम लोग सॉल्व करें।
इसको सॉल्व करेंगे तो देखा जाए आप क्या लिखते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से y में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से z में। तो 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 से y में मल्टीप्लाई किया तो क्या प्लस 2y, 1 से z में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1z, या आप कह सकते हैं z इज इक्वल टू क्या मिला, 2। ये आपका पहला इक्वेशन आपको मिल गया। क्लियर। अब 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, और 1 से z में मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन देखें, 0 से x में मल्टीप्लाई किया, 0 से y में मल्टीप्लाई किया, और 6 से z में मल्टीप्लाई किया। तो 6 से z में मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 6z, और राइट हैंड साइड में मिलेगा 6। और यहाँ देखिए 0 से x में, 0 से y में, 0 से z में मल्टीप्लाई करें सब 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये तीसरा इक्वेशन है। 3 इक्वेशंस हमको मिल रहे हैं, 3 अननोन्स मिल रहे हैं। ऑब्वियसली सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कहा फ्रॉम इक्वेशन 3 यहां से देखा जाए 6z इज इक्वल टू 6 है, तो ऑब्वियसली z इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ये आपको पहला रिजल्ट आपको मिल गया, इसको हम लोगों ने कह दिया 4। ये आ गया। फिर अब z इज इक्वल टू जब 1 मिल गया तो हम इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से y की वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। तो फ्रॉम 2 एंड 4, इक्वेशन 2 में 4 का यूज भी कर रहे हैं, तो z इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एंड दिस विल गिव्स y इज इक्वल टू 0। ये आपको दूसरा रिजल्ट मिल गया, और इसको कहा हम लोगों ने फिर आइए, अब हमको z भी मालूम है, y भी ज्ञात है, z भी नोन, y भी नोन, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। का फ्रॉम 1 पर आएंगे तो x प्लस y इज 0 फ्रॉम 1 एंड 1 4th एंड 5th सबका यूज करते हुए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो y इज 0, ये 0 आ जाएगा, प्लस z इज 1 इज इक्वल टू 2, एंड दिस विल गिव्स x इक्वल्स 2 माइनस 1 दैट इज 1, और ये हो गया आपका 6 रिजल्ट। इतना आ गया। हेंस सॉल्यूशन क्या मिलना है, x इक्वल्स 1 मिला, y इज इक्वल टू 0 मिला, एंड z इज इक्वल टू आपको 1 मिला। ये आपके दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, सॉल्यूशन। यही आपके दिए गए प्रॉब्लम का आंसर होगा। ओके, तो आपके सामने जो प्रॉब्लम था वह था कि टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंसी देखने के लिए आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स ऑफ अननोन लिखा, कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखा, फिर एजमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, एजमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालना एक हान फॉर्म से शुरू किया। आपने देखा कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वल आ गए तो आपने कहा सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फिर आपने यह भी देखा कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल तो है, लेकिन यह भी देखने और समझने वाली बात है कि नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3। तो आप यहां एक चीज और भी कह सकते थे कि सिंस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, और नंबर ऑफ अननोन के बराबर जब होता है तो कहते हैं कि जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा। और आपने देखा कि जो आंसर आया है वह यूनिक है, x is 1, y is 0 and z is 1, and this is the solution of the given system of equations। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं जो आपका लिखा हुआ है, एक दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
देखिए सेकेंड प्रॉब्लम जो आपका है उसके सॉल्यूशन पे आते हैं। वह यहाँ आप कह सकते हैं हियर A इक्वल्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1। हियर x कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट ऑफ y इज 2 and कोफिशिएंट ऑफ z इज 3। हियर कोफिशिएंट ऑफ x is 1, coefficient of y is 4 and coefficient of z is 7. Matrix of unknown, column matrix. Unknowns is in these three equations are x, y and z. Therefore we write x, y, z. Column matrix. Constant matrix B. Here is 6, 14 and 30. 6, 14 and 30. Okay. Now we form augmented matrix. Augmented matrix. That is A is to B. A के साथ B को augment करें। A is 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 7। augment करेंगे तो आएगा क्या 6, 14, 30। अब आप चाहते क्या हैं कि इक्वेशन फॉर्म मेथड से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाए, तो आपने कहा R2 गोज टू R2 प्लस -1 इंटू R1 एंड R3 गोज टू R3 प्लस -1 इंटू R3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ऐसे भी आप लिख सकते थे, बट थोड़ा सा रॉन्ग होता, लिखने की आदत तो आप सही कर सकते हैं। 1, 1, 1 is to 6, 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2 is to 14 minus 6 is 8, 1 minus 1 is 0, 4 minus 1 is 3, 7 minus 1 is 4 is 2, 30 minus 6 that is 24. Okay. Here is in second row there is 1 0, in third row there is 1 0, but in echelon form we want 0 in leading orders. There is 1 0, we want here as minimum continuously 2 zeros. Then we also use further we use row operations and we say R3 goes to R3 minus 3 R2. Now reduced matrix is 1, 1, 1 is to 6, 0, 1, 2 is to 8 and 0, 3 minus 3 is 0, 4 minus 6, 4 minus 6 that is 4 minus 6 that is equal to minus 2 is 2, 24 minus 24 that is 0। ये देखेंगे यहाँ 0 लीडिंग ऑर्डर में आ रहा है, और अगर 0 आपका लीड कर रहा है इसका मतलब यह इक्वेशन फॉर्म में आ गया। फर्स्ट रो में कोई 0 नहीं है, सेकेंड रो में एक 0 है, और थर्ड रो में कंटिन्यूसली 2 0 जाए हैं, इसका 0 लीडिंग ऑर्डर में। और अगर 0 लीडिंग ऑर्डर में है तो अब आप बता सकते हैं कि फ्रॉम अबव वी फाइंड दैट सिंस, या हियर फ्रॉम अबव आप कह सकते हैं, फ्रॉम अबव बाय इक्वेशन फॉर्म वी फाइंड दैट रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दैट इज 3, रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स H to B एज ए होल। जब आप देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स तो उस कंडीशन में वह क्या आएगा आपका, तो वो भी देखेंगे आपका आ रहा है 3।
न, अभी तो इसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 0 को और भी लीड करा सकते हैं का R3 गोज टू R3 ठीक फ्रॉम above we can write rank of coefficient matrix that is 3, rank of augmented matrix that is also 3. So since rank of coefficient matrix and rank of augmented matrix both are equal, therefore system is consistent and solution will exist. ओके फिर एक लॉजिक और भी दे सकते हैं कि सिंस रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ एजमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ unknown and therefore there will be यूनिक सॉल्यूशन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन. ओके ये हो गया. अब सॉल्यूशन टू फाइंड सॉल्यूशन, अब आप इसके लिए क्या करेंगे, जैसे पिछले प्रॉब्लम में आपने किया कहा टू फाइंड सॉल्यूशन वी राइट ax इज इक्वल टू b. ए क्या होगा, जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स है दैट इज 1 1 1 0 1 2 and 0 0 minus 2 0 0 minus 2. X that is matrix of unknown x y z and B is constant matrix that is 6 8 0. अब इन्हें हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देखा जाए hence we get मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6. फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला. सेकंड है 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 2 इंटू जेड, कुल मिला के मिलेगा y प्लस 2z इज इक्वल टू 8. और तीसरा इक्वेशन मिलेगा 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 मीन्स फाइनली z इक्वल्स 0. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 बिकॉज -2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0. अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा वो देखा जाए. z की जगह 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 8. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4. अब y की भी वैल्यू है z की भी वैल्यू, तो इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल जा सकता है का यूजिंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन 1 वी गेट. अब क्या मिलेगा वो देखा जाए. x प्लस वाई इन प्लेस ऑफ y वी राइट 8 प्लस z इन प्लेस ऑफ z वी राइट 0 इज इक्वल टू 6. And this implies x is equal to 6 minus 8 that is equal to minus 2. We may say it is equation number 5. 3, 4, 5. Yes, okay. Hence, required solution of the given system of equation is required solution are required solutions are वो क्या है उसको देखा जाए. x is -2 and y is 8 and z is 0. तो ये आपके दिए गए प्रॉब्लम का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, और यही दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया. तो ये देखा जाए ओके. तो ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग
सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन पर भी कुछ बातें करेंगे और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पर बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स।